हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। आज इस क्लास में हम इम्पॉर्टेंट वेस्टर्न थिंकर जीन जैक्स रूसो के बारे में पढ़ेंगे। ओके, जैसे कि आपको पता है शॉर्ट में हम इन्हें रूसो कहते हैं, ठीक है। और इनका पूरा नाम मोस्टली पूछा जाता है तो जीन जैक्स रूसो इनका कंप्लीट नेम है। आज इन्हीं के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इसको हम एमसीक्यू के थ्रू अच्छे से समझेंगे। अब फर्स्ट इक्वेटेशन गिवन है, मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है लेकिन सर्वत्र जंजीरों में जकड़ा हुआ है। यह कथन किस विचारक का है? इस वाक्य का मतलब क्या है कि जब इंसान पैदा होता है, उसका जन्म होता है, तो वो पूरी तरह फ्री होता है, उसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, प्रतिबंध नहीं होता। लेकिन जैसे ही वो जन्म ले लेता है, ठीक है, उसके बाद क्या होता है, वो पाता है कि उसके आसपास बहुत सारे बंधन हैं, ठीक है। वो पूरी तरह से जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इसका मतलब क्या है कि उसके ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ, आप ये कर सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारी रेस्ट्रिक्शन लगी हुई होती हैं। तो बहुत ही फेमस कथन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस विचारक का नाम आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर है रूसो, ठीक है। रूसो का बहुत ही फेमस कथन है ये कि मनुष्य स्वतंत्र जन्मा है और सर्वथा जंजीरों में जकड़ा हुआ है। इससे आप इनके आइडिया भी देख सकते हैं कि ये मनुष्य की स्वतंत्रता पर कितना ज़्यादा फोकस करते हैं। ये चाहते हैं कि जो इंसान है, मनुष्य है, वो उसे स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, ठीक है। जो रेस्ट्रिक्शन है, प्रतिबंध है, वो उस पर से हटा देनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो का जन्म कब और कहाँ हुआ? इम्पॉर्टेंट है, इनका आपको बर्थ प्लेस पता होना चाहिए और टाइम पीरियड पता होना चाहिए, किस ईयर में इनका बर्थ हुआ था। तो इसका राइट आंसर है 1712 में इनका जन्म हुआ था। और कहाँ हुआ था? जेनेवा में। अब जेनेवा कहाँ पर है? तो ये स्विट्ज़रलैंड की एक कंट्री है। ओके, तो स्विट्ज़रलैंड के जेनेवा में हुआ था। कब हुआ था? तो 1712 में। ओके, नेक्स्ट वन, किस क्रांति पर रूसो का सबसे अधिक प्रभाव था? आपने देखा है बहुत सारी कंट्रीज़ में क्रांति हुई है, रिवॉल्यूशन हुई है अपने आप को फ्री कराने के लिए, है ना, या फिर कुछ ना कुछ बेटर करने के लिए। तो ऐसी कौन सी क्रांति है जिस पर रूसो के विचारों का बहुत ज़्यादा प्रभाव हुआ? मतलब रूसो के बारे में पढ़कर, इनके विचारों के बारे में पढ़कर लोगों ने यहाँ पर क्रांति करी, अपने आप को फ्री कराया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, उस पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका था? रूसो का, ठीक है, याद रखेंगे आप। रूसो का सबसे ज़्यादा इफेक्ट फ्रांसीसी क्रांति पर था, ठीक है। नेक्स्ट वन, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट कब लिखी गई है ये बुक? 1762। किसकी रचना है? मतलब द सामाजिक समझौता। बुक के नेम मोस्टली इंग्लिश में ही आते हैं, वैसे हिंदी में इसको सामाजिक समझौता कहा जाता है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। लेकिन बुक का नेम आप ऐसे ही याद रखें, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट। ओके, 1762 में लिखी गई थी। बहुत बार क्वेश्चन में सन भी पूछी जाती है, किस ईयर में लिखी गई है। ओके, किसकी रचना है ये? बहुत ही फेमस बुक है, ये फेमस बुक है रूसो की, ठीक है। जीन जैक्स रूसो ने 1762 में द सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक लिखी थी। नेक्स्ट वन, रूसो ने किसकी संकल्पना दी? अब संकल्पना बतानी है आपको। रूसो ने संकल्पना किसकी दी है? तो नागरिक धर्म की। मतलब जो जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हम वहाँ के नागरिक कहलाते हैं। तो नागरिक धर्म की जो संकल्पना है, वो सबसे पहले किसने दी है? रूसो ने। ओके, नेक्स्ट वन, किस विचारक को जैकोबिनवाद का पिता माना जाता है? जैकोबिनवाद क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर कर सकते हैं। ओके, तो जैकोबिनवाद क्या है? ये एक तरह का ग्रुप है जो एक तरह से सर्वाधिकारवादी है, ठीक है। मतलब सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होता है। तो इसका पिता किसको माना जाता है? तो इसका राइट आंसर है रूसो। रूसो को जैकोबिनवाद का पिता माना जाता है। अब फिर आपसे एक कथन दिया है और पूछा है कथन किसका है? रूसो ने आधुनिक युग में पहली बार समुदाय की मान्यता को पुनर्जीवित कर दिया। मतलब जो समुदाय की मान्यता थी वो क्या हो गई थी? मृत हो गई थी, मतलब जीवित नहीं थी। तो उसको दोबारा पुनः जीवित किसने किया है? रूसो ने। ये कथन किसका है? ठीक है, सेवाइन का है। इन्होंने समुदाय पर बल दिया है, ठीक है, उसको पुनर्जीवित कराया है। मतलब जो एक ट्रेंड से बाहर हो जाती है चीज़, उसको दोबारा ट्रेंड में लाया है। तो इसलिए ही ये कथन किसने दिया है? सेवाइन ने दिया है। किसके लिए दिया है? रूसो के लिए। ओके,
नेक्स्ट वन, प्रकृति की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया? इम्पॉर्टेंट है। अब आप सोचोगे प्रकृति की ओर लौटो, ये किसका कथन है? तो वो डिफरेंट है, ठीक है। आपके दयानंद सरस्वती हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, प्रकृति की ओर लौट चलो। तो ये नारा किसका है? तो ये नारा है रूसो का। अब इसको और थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं। अब ये प्रकृति की ओर, नेचर की ओर लौटने को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इनके अकॉर्डिंग इन्होंने सामाजिक समझौता का सिद्धांत दिया था, ठीक है। उस पर एक बुक भी लिखी है, द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ओके। अब इन्होंने कहा था जो प्राकृतिक अवस्था थी, ठीक है, उसके लोग कैसे थे? बहुत अच्छे थे, ठीक है, बहुत अच्छे थे। वो अपने बारे में भी अच्छा चाहते थे और दूसरों के बारे में भी सहानुभूति रखते थे। इसलिए इन्होंने कहा जो पहले का इंसान है वो ज़्यादा अच्छा था कंपैरिजन टू दिस टाइम, ठीक है। अगर हम इस समय की बात करें तो इस समय का इंसान उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि इंसान जैसे जैसे इंटेलिजेंट होता जा रहा है तो उसकी अच्छाई कम होती जा रही है, ओके। तो इन्होंने कहा प्रकृति की ओर लौट चलो, मतलब हम प्रीवियस टाइम में जाएं, उसकी तरह बन जाएं, जिससे क्या होगा, हमारा जो इंसान का बिहेवियर है वो बहुत अच्छा हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विचारक ने व्यक्ति को भद्र पशु नॉवल सेवेज की संज्ञा दी है? भद्र पशु मतलब जो नॉवेल का मतलब होता है भद्र और नॉवेल का जो अच्छा हो, ठीक है, डिसिप्लिन में रहता हो, और सेवेज मतलब जिसमें ज़्यादा मैनर्स ना हो, ठीक है। तो भद्र पशु की संख्या व्यक्ति को किसने दी है? तो इसका भी राइट आंसर आपका सेम ही है, जीन जैक्स रूसो। अब जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, इन्होंने क्या कहा, प्राकृतिक अवस्था में इंसान कैसा था? वो बहुत अच्छा था, वो दूसरों के लिए भी सिंपैथी रखता था, अपना भी अच्छा चाहता था और दूसरों का भी, ठीक है। तो इन्होंने इंसान को कैसा माना है? भद्र पशु, ठीक है। सब जितने भी फिलोसफर हैं, जितने भी विचारक हैं, वो सब अपने विचार देते हैं कि इंसान कैसा है। अब वो किसके अकॉर्डिंग देते हैं? जैसा वो अपने आसपास एटमॉस्फेयर देखते हैं, ओके। जैसे हम हैं, हमारे आसपास जैसे लोग हैं, हम इंसान को वैसे ही मानते हैं, ठीक है। सेम ये जिस टाइम पर थे, इनके आसपास जैसे लोग थे, ये खुद जैसा फील करते थे, उसके अकॉर्डिंग इन्होंने इंसान की डेफिनेशन कैसी दी कि वो भद्र पशु है, नॉवेल सेवेज, ओके। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूसो तर्क का उत्साही धर्मदूत है जिसने विवेक के काल के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु अधिकांश विचारों से अधिक कार्य किया। कि आपको बताना है ये कथन किसका है, ठीक है। कथन को एक बार और रीड करते हैं। रूसो तर्क का उत्साही धर्मदूत है। तर्क क्या होता है? लॉजिक। जिसने विवेक के काल के लिए मार्ग प्रशस्त करने हेतु अधिकांश विचारों से अधिक कार्य किया, मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाले। कथन किसने दिया है? वेपर। किसके बारे में दिया है? तो रूसो के बारे में, ओके। नेक्स्ट, किस विचारक के लोकतंत्र की मान्यताओं को आमूलवादी लोकतंत्र भी कहा जाता है? इंपॉर्टेंट वर्ड है आमूलवादी लोकतंत्र। किसके विचारों को कहा जाता है? तो रूसो के विचारों को ही कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनके लोकतंत्र, इनका जो लोकतंत्र है उसमें मनुष्य को बहुत ज़्यादा आज़ादी दी गई है, ओके। किसके अनुसार रूसो आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता है? अब ये सर्वाधिकारवादी का मतलब क्या होता है? तो पहले इसको समझते हैं। जैसे आपने नेम सुना होगा हिटलर, मुसोलिनी, ठीक है। ये कैसे थे? ये सर्वाधिकारवादी थे, मतलब इनके टाइम में निरंकुश राजतंत्र था, सारी शक्ति इन्हीं के पास थी, ठीक है। ये अपने अकॉर्डिंग कोई भी काम करते थे, खुद किसी की नहीं सुनते थे, ठीक है, लेकिन सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में होता था। तो सर्वाधिकारवादी विचारधारा क्या कहते हैं? जिसके पास सारा कंट्रोल हो, ठीक है। जैसे अगर कोई राजा है, उसके ऊपर बाउंडेशन है कि उसे जनता को जवाब देना पड़ेगा, या कोई कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग काम करना है, ठीक है, तो वो सर्वाधिकारवादी नहीं है। लेकिन सर्वाधिकारवादी क्या कहलाएगा? जब वो किसी की भी ना सुने, सिर्फ अपने मन की करे, ठीक है, और ना ही उस पर किसी भी तरह का कोई कंट्रोल हो, उसे हम कहते हैं सर्वाधिकारवादी। तो रूसो को सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता कहा जाता है, जिन्होंने ऐसे विचार दिए जो सर्वाधिकारवादी विचारधारा के थे, ठीक है। तो ये किसने कहा है? टॉलमैन ने, ठीक है। टॉलमैन ने कहा है कि रूसो क्या है? आधुनिक सर्वाधिकारवादी विचारधारा का दार्शनिक प्रणेता।
नेक्स्ट वन ये बुक है और आपको इस बुक के राइटर का नेम बताना है। इमाइल, बहुत फेमस बुक है इमाइल, और इसको अदर नेम से भी जाना जाता है, और ऑन एजुकेशन और इमाइल, और ट्रीटीज ऑन एजुकेशन। ठीक है, ये एजुकेशन पे लिखी गई बुक है। ठीक है, किसने लिखी है? रूसो ने लिखी है। तो रूसो की बहुत फेमस बुक है जो इन्होंने एजुकेशन पे लिखी है, इमाइल। ओके, नेक्स्ट वन, किस विचारक ने रूसो के लोकतंत्र को विकासवादी लोकतंत्र की संज्ञा दी? विकासवादी लोकतंत्र मतलब जो डेवलप्ड हो रहा है, ठीक है, जिसका विकास हो रहा है, जो आगे जा रहा है। ठीक है, तो मतलब इनकी प्रशंसा की है एक तरह से। तो किसने कहा है ये? मैकफर्सन। ठीक है, इनसे पहले जो हमने राइटर पढ़े थे जेरेमी बेंथम, उनके बारे में भी मैकफर्सन ने कथन दिया था, और अब जो हम राइटर पढ़ रहे हैं रूसो, उनके बारे में भी मैकफर्सन ने कथन दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फासीवाद के विचार का दार्शनिक पिता कहा जाता है। अब फासीवाद वही आ गया, सर्वाधिकारवाद है ना, फासिज्म। वैसे ये पूरी तरह से फासीवाद के फेवर में नहीं है, लेकिन इन्हें कहा जाता है फासीवाद के विचार का दार्शनिक पिता, क्योंकि ये सर्वाधिकारवाद को महत्व देते हैं, सारी शक्ति, तो मनुष्य को सारी स्वतंत्रता देने की बात करते हैं। ओके, तो कौन है ये? जीन जैक्स रूसो, जे रूसो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष लोकतंत्र के जन्मदाता किसे माना जाता है? फर्स्ट आपको ये समझना है प्रत्यक्ष लोकतंत्र किसे कहते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं जिसमें लोग डायरेक्ट पार्टिसिपेट करते हैं, कोई भी डिसीजन लिया जा रहा है तो उसमें लोगों का पार्टिसिपेशन होता है। ओके, जैसे यहाँ पर प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं, राष्ट्रपति के, तो वो आप प्रत्यक्ष होते हैं क्योंकि हम उसमें वोट नहीं देते। प्रधानमंत्री के इलेक्शन होते हैं तो वो प्रत्यक्ष होते हैं क्योंकि हम वोट देते हैं। ठीक है, तो जिसमें लोग पार्टिसिपेट करें डायरेक्टली, उसे हम डायरेक्ट लोकतंत्र कहते हैं, डायरेक्ट डेमोक्रेसी। ठीक है, तो इसका जन्मदाता किसे माना जाता है? रूसो को। ठीक है, रूसो को प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जन्मदाता माना जाता है, इन्होंने ही इसकी शुरुआत की थी। और सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है प्रत्यक्ष लोकतंत्र का? स्विट्ज़रलैंड है। ठीक है, स्विट्ज़रलैंड को प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का घर कहा जाता है, और रूसो कहाँ के हैं? वो भी स्विट्ज़रलैंड के ही हैं। ठीक है, जब आप चीज़ों को कनेक्ट करेंगे तो आपको ईजिली याद होगा। नेक्स्ट वन, रूसो के विचार का केंद्र बिंदु क्या है? मतलब रूसो ने जो अपने थॉट्स दिए हैं, जो विचार दिए हैं, उसका सेंटर क्या है, ये आपको बताना है। किसको लेकर उन्होंने सारे थॉट्स दिए हैं? ठीक है, सेंटर बताना है, तो उसका राइट आंसर है सामान्य इच्छा, जनरल विल। सामान्य इच्छा क्या होती है? मतलब जो मोस्टली लोग चाहते हैं, ऐसी इच्छा जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग चाहते हैं, उसे सामान्य इच्छा कहते हैं। ओके, इसी को लेकर रूसो ने अपने सारे थॉट्स दिए हैं, उसके जो थॉट्स हैं सब इसी के आसपास घूमते हैं। ओके, सामान्य इच्छा, जैसे आप देखोगे अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन अटेम्प्ट करा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ओके, तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र और सामान्य इच्छा का बात मतलब एक ही है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब क्या है? सब लोगों की इच्छा जानना। सामान्य इच्छा मतलब सभी लोगों की इच्छा उसमें शामिल हो। ओके, नेक्स्ट वन, फिर एक आपको कथन दिया है, मानव के भ्रष्ट होने का मूल कारण समाज और संस्थाएं हैं, मानव स्वभाव नहीं। ये कथन किसका है? अब ये कथन उसी इंसान का हो सकता है जो मानव स्वभाव को अच्छा मानता हो। ठीक है, तभी तो कहा है अगर मानव भ्रष्ट है तो ये उसके स्वभाव की वजह से नहीं है। ये क्यों है? क्योंकि समाज और संस्थाओं में प्रॉब्लम है, वो भ्रष्ट है। ठीक है, वो करप्टेड है। तो उसका राइट आंसर है रूसो। ठीक है, रूसो मानव स्वभाव को कैसा मानता है? अच्छा मानता है, भद्र पशु, नॉवल सेवेज मानता है। ओके, नेक्स्ट वन, किस विचारक ने रूसो को प्रकृति का शिशु, चाइल्ड ऑफ नेचर कहा है? प्रकृति का शिशु मतलब जो प्रकृति से ज़्यादा अटैच्ड है, प्रकृति पर ज़्यादा जोर देता है। ओके, तो उसका राइट आंसर है मैक्सी। आपका लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, बुद्धिमान व्यक्ति पतित प्राणी है, ये कथन किस विचारक का है? मतलब जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं वो ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, और जो कम इंटेलिजेंट लोग हैं, कम पढ़े लिखे हैं, कम नॉलेजेबल हैं, वो लोग ज़्यादा अच्छे हैं। तो ये स्टेटमेंट किसका है? रूसो का है। अब इसको आप कैसे कनेक्ट करोगे? क्योंकि वो प्रकृति पे ज़्यादा जोर दे रहा है। ठीक है, तो प्रकृति पे जोर देगा तो वो इंटेलिजेंसी पे कम जोर देगा। ठीक है, तो उसका राइट आंसर है रूसो। तो आज की क्लास में ये 20 क्वेश्चन कराए हैं मैंने, और आप देखोगे कि जो रूसो हैं उनके विचारों में सभी कुछ मिलता है।
जैसे आप इन्हें व्यक्तिवादी कहो, स्वतंत्रवादी कहो, फासीवाद कहो, तो इनमें कुछ एक नहीं है, बहुत कुछ है। इनके विचार इतने डिफरेंट हैं जिसमें सभी कुछ मिल जाता है। ओके, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा है, वीडियो अच्छी लगी है, तो उसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास।